इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत है, मतलब जो फर्स्ट जो कह सकते हैं पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो स्टार्ट होता है एक प्रियम्बल से। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। जैसे कि आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मिलता है, तो इंट्रोडक्शन जरूरी है कि किताब किस बारे में है, इस किताब में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, है ना। तो जो भी ऑथर है वो एक प्रस्तावना जरूर लिखता है। तो सेम एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये लिखा था। लेकिन इसमें जानने वाली जो खास बात है वो ये है कि प्रस्तावना जो है जब पूरा संविधान बनकर के तैयार हो गया था ये तब ऐड की गई थी संविधान में। तो प्रस्तावना का जो मतलब आइडियल है वो हमने कहाँ से लिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो किसी भी देश का अगर संविधान है तो वो अमेरिका का संविधान है, जो कि एक प्रस्तावना के साथ आरंभ हुआ। और इसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया कि जो प्रस्तावना वहां पर है, जो प्रियम्बल वहां पर है, वही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड की। लेकिन सेम उनके जैसी हमारी प्रियम्बल नहीं है, हमारी प्रियम्बल बहुत अलग है। बस वो जो आइडिया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, ये हमने अमेरिका से ली है। तो वन वर्ड में आपका सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने जो प्रस्तावना के आदर्श हैं वो कहाँ से लिया, मतलब प्रस्तावना जो है ये जो आइडिया है, विचार कहाँ से लिया है, तो हमने अमेरिका की प्रस्तावना से ही ये लिया है। अब प्रस्तावना या प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये क्या है, तो एन पालकी वाला जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और एमिनेंट जज भी रहे हैं, उन्होंने बताया था कि संविधान का ये परिचय पत्र है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है प्रस्तावना। यानी कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है या भारतीय संविधान कैसा है, तो अगर उसने प्रस्तावना पढ़ ली तो उसे समझ आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आदर्शों पर बना हुआ है या कौन सी व्यवस्था हमने अपनाई है। तो मैंने बताया था आपको कि पंडित नेहरू जो है इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया था और उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव। इसी पर आधारित है हमारी प्रियम्बल। और इसको आपको याद रखना है कि इसमें अभी तक एक संशोधन हुआ है जो कि 42वां संशोधन अधिनियम है। तो संशोधन मतलब अमेंडमेंट। संविधान में अभी तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है। इस एक अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो वर्ड है ये हमारे उसमें जोड़े गए थे। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि 42वें अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि 42वें संशोधन के थ्रू कौन कौन से जो शब्द हैं वो हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित हुए या ऐड किए गए थे। तो आपको याद रखना है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड जो है ये जोड़े गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना के इंग्रेडिएंट क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी प्रस्तावना में निहित है। तो हमारी जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है इस तरह से कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved us into a sovereign, उसके बाद क्या आता है, a sovereign secular democratic republic, ठीक है। और उसके बाद ये बात करता है कि हम अपने भारत के लोगों को क्या देंगे, न्याय। कौन सा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो इस तरह से जो है, जो हमारे भारत की जो प्रियम्बल है, इसकी जो पूरी पावर है वो यहाँ के लोगों में दी गई है, क्योंकि स्टार्ट ही होता है कहाँ से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो सबसे पहला जो वर्ड इसमें आया है सोरेन। सोरेन वर्ड का मतलब समझिए कि क्या होता है। तो पहला शब्द आया सोरेन। तो सोरेन वर्ड का मतलब है समप्रभु। तो समप्रभु का मतलब है, यानी कि आप जिस भी स्टेट को कहते हैं कि वो समप्रभु है, यानी कि वो अपने अफेयर्स जो है वो खुद निश्चित कर सकता है, अपने जो निर्णय है वो खुद ले सकता है। जैसे कि पहले हम संप्रभु थे,
1947 से पहले क्या हम समप्रभु थे? नहीं थे। क्यों? हमारे सारे डिसीजन कौन ले रहा था? ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी हमारे सारे डिसीजन कि कितना हमारे यहाँ क्या बनेगा, क्या आएगा, क्या कौन कैसे रहेगा, कितना खाना दिया जाना चाहिए, किसका क्या प्राइस होगा, हर चीज जो ट्रेड है हमारा वो लोग डिसाइड कर रहे थे। लेकिन 1947 के बाद ही हम क्या हो गए? समप्रभु, यानी कि अब हम अपने आप ही अपने जितने भी अफेयर्स हैं उनको देख सकते हैं, अपने जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके खुद हम जिम्मेदार हैं। तो इसका मतलब है भारत, समप्रभु का मतलब समझ लेना, सॉरेन का मतलब है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश की क्या है? डोमिनियन है। हम डोमिनियन भी नहीं है ना। इस चीज को भी याद रखना कि हम किसी की डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन का मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको एक कंट्री का नाम बताऊं, कौन सी कंट्री? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है ये अभी भी ब्रिटेन का जो क्राउन है वो इसके ऊपर है, यानी कि अभी भी ब्रिटिश क्राउन जो है वो डिसाइड करता है इस कंट्री के बाकी के अफेयर्स, है ना। हालांकि उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री दे दिया या राष्ट्रपति दे दिया, लेकिन अभी भी ब्रिटेन जो क्राउन है, यानी कि जो ब्रिटिश किंग है, वो डिसाइड करता है स्कॉटलैंड के बारे में। लेकिन बहुत सारी कंट्री जो है क्राउन से वो भी हो गई थी, आजाद भी हो गई थी। बहुत सारी कंट्री है, जैसे कि आयरलैंड है। आयरलैंड अब क्राउन के अंदर में नहीं है। जो नदर्न आयरलैंड है वो क्राउन के अंडर में नहीं है। नदर्न आयरलैंड आजाद हो गया था, उन्होंने रेवोल्यूशन किया था और नदर्न आयरलैंड आजाद हुआ था। वो उसकी अलग भी एक कहानी है, वो रिलीजन बेस पे भी है, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी दो होते हैं, तुमको बताइए। क्रिश्चियंस दो टाइप के क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे मुस्लिम दो टाइप के होते हैं, एक सुन्नी और शिया, और एक क्रिश्चियंस के होते हैं कैसे? कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट नदर्न और सदर्न आयरलैंड में उसका झगड़ा था, तो नदर्न आयरलैंड आजाद हो गया और सदर्न आयरलैंड अभी भी किंग जो है उसके अंडर में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हम किसी की डोमिनियन नहीं है, हम किसी और के अंडर में अब नहीं है। हमारे जो भी फॉरेन मीटिंग्स होती है, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उसमें किंग थोड़ी जाता है, कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाते हैं। तो ये चीज याद रखना। और एक और चीज आपको खास याद रखनी है, 1949 में राष्ट्रमंडल जो है देश, यानी कि इन्हें हम कॉमनवेल्थ देश भी कहते हैं। कॉमनवेल्थ देश तो सुना, गेम्स तो सुना ही होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स सुना है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? जब जो जिन कंट्रीज को ब्रिटेन ने रूल किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है या अदर कंट्रीज है जिन पे ब्रिटेन का राज रहा है, वो कंट्रीज कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में आती है और हम भी कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमने इसकी सदस्यता तो ली है, लेकिन भारत की जो स्वतंत्र संप्रभुता है उस पर कोई खतरा नहीं है। यानी कि कॉमनवेल्थ का कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, हम वहां जाएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि हम अभी भी ब्रिटेन के उसमें हैं, राज में। अब हम ब्रिटिश के राज में नहीं है। तो संप्रभुता का मतलब याद रखना कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी देश की डोमिनियन है ना। हम अपना अब स्वतंत्र है, अपने जो निर्णय है वो हम खुद ले सकते हैं। तो संप्रभु पहला वर्ड हो गया हमारा। दूसरा वर्ड जो है ये है सोशलिस्ट। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सोशलिस्ट क्योंकि ये एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और कब जोड़ा गया था ये याद रखना, 1976 में। तो ये जो वर्ड है समाजवादी या सोशलिस्ट, ये वर्ड जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के हिसाब से। और सोशलिस्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो कंट्रीज जो है वो कम्युनिस्ट भी होती है और कैपिटलिस्ट भी होती है और सोशलिस्ट भी होती है। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट की, तो कम्युनिस्ट में जो है वहाँ कोई एक डिक्टेटर टाइप का होता है, वो डिसाइड करता है कि किसको कितना देना चाहिए, यानी कि जो संसाधन है, यानी कि सोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। और कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है जैसे ब्रिटेन वगैरह, इन सब कंट्रीज में क्या होता है? मार्केट डिसाइड करता है, यानी कि वहां के जो कैपिटलिस्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना रिसोर्स का जो है वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप ऐसे लगा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट का मतलब होता है प्राइवेट ओन, यानी सब कुछ प्राइवेट होगा वहां पर, सब कुछ प्राइवेट ओन्ड रहता है।
लेकिन सोशलिस्ट ऑन द अदर हैंड इज प्योरली इन गवर्नमेंट हैंड, यानी कि जितनी भी संसाधन होंगे, सोर्सेज होंगे, सब गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? ये क्वेश्चन आपके लिए। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जहां पर सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड हो, यानी कि सब कुछ प्राइवेट के हाथों में हो, सब कुछ सारी चीजें प्राइवेट हो। सोशलिस्ट का मतलब होता है सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे, गवर्नमेंट की बस, गवर्नमेंट की सर्विसेज, सब कुछ गवर्नमेंट का, ठीक है। और कम्युनिस्ट अलग हो जाता है, कम्युनिस्ट में सिर्फ एक बंदा डिसाइड करता है कि क्या जाएगा। कम्युनिस्ट में ऐसा कह सकते हैं कि ये ओपन भी रहता है, इसमें पब्लिक भी डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम्युनिस्ट की बात हम आएंगे। कम्युनिस्ट कौन है? चाइना, है ना। चाइना में क्या है, आपको क्या देखने के लिए, सब कुछ मार्केट का तो नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट का भी नहीं है, किसका है? जो शी जिनपिंग जो है डिसाइड करेंगे वही है। अब तुम इंडिया में बताओ, इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में क्या लगता है, सब कुछ प्राइवेट है? हाँ, तो अब इसे हम क्या कहते हैं? दोनों है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों है हम, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। लेकिन हम कहते हैं अपने आप को सोशलिस्ट ही है, लेकिन इंग्रेडिएंट किसके हैं? कैपिटलिस्ट के भी है, क्योंकि भाई प्राइवेट भी है चीजें। तो इसमें हम इसे क्या कहते हैं, इसको याद रखना, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, या भारत का जो नेचर है भारत की अर्थव्यवस्था का वो कैसा है, तो मिश्रित है। तो हमारे यहाँ पे देखिए प्राइवेट भी है कुछ सोर्सेस, और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। जो इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, और आपको सर्विसेज भी देखे, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज भी है, कुछ प्राइवेट सर्विसेज भी है। ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब आजाद हुए थे तो हमारे पास उतने सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं थे, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे वो थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे कि बहुत सारे जगत सेठ हैं या रतन टाटा वगैरह, इस तरह के लोग थे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में पैसा उतना नहीं होता है कि वो सबकी नीड को फुलफिल कर सके, सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बन सके, सबके लिए अच्छी फैसिलिटीज बन सके। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेट प्लेयर को भी आने दिया। और ये कब हुआ था, हमारा सोशलिस्ट कैरेक्टर कब डाइल्यूट हुआ, कब खत्म हुआ था ये सब, मतलब कब के बाद? 1991 के, और 1990 और 91 के आसपास क्या हुआ था, कौन से रिफॉर्म हुए थे? एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म याद रखना 1990 से स्टार्ट हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री, उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में चल रही थी। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम उस समय लोन में थे, और हमने आईएमएफ से लोन अप्लाई किया था। हम, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, कंट्री में खाने के लिए नहीं था, डॉलर कहाँ से लाए, उससे यूएस से गेहूं खरीदने के लिए, या फिर और चीजों के लिए पैसे नहीं थे, पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर ही नहीं था। तो इसलिए हमें जो इम्पोर्ट की चीजें हैं उसके लिए हमें डॉलर चाहिए था। अब डॉलर ऐसे तो नहीं मिलेगा कि हम अपने घर में डॉलर कमा लें, डॉलर कहाँ से आएगा? लोन से। तो हमने आईएमएफ से लोन लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये लोन देता है, तो ये शर्तों पे देता है। तो इन्होंने कहा कि भाई अपनी इकोनॉमी क्या करो, लिबरलाइज कर लो। हमने उस समय वॉशिंगटन कंसेंसस साइन किया। इन्होंने कहा लिबरलाइज करो अपनी इकोनॉमी। क्यों? शर्त थी कैसी, कि आप अपने यहाँ पे कोई भी जो प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी यहाँ पर आकर कुछ भी बनाना चाह रही है, अपने आप को स्थापित करना चाह रही है, उसकी अलाउ दे दो, परमिशन दे दो। तो उसकी परमिशन दे दी, लिबरलाइजेशन इसे ही कहते हैं। और अपने जो लॉज हैं, जो बहुत ज्यादा लॉज स्ट्रिक्ट कर रखे हैं कि हमारे यहाँ पे कंपनी नहीं स्थापित हो सकती, उसको हमारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो रूल्स थोड़े से कम कर दो, तो उसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आपके यहाँ की जो गवर्नमेंट की चीजें हैं वो ज्यादा, उनकी हालत अच्छी नहीं है, कुछ चीजें प्राइवेटाइज करो। तो कुछ बैंक प्राइवेटाइज किए गए, कुछ चीजें प्राइवेटाइज किए गए, जैसे कि आप सुनते होंगे, आपको मतलब सुनने में आता होगा कि एयर इंडिया बेच दी गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ पे प्राइवेट वर्ड को बेचना कहते हैं, कि बेच दी गवर्नमेंट ने। तो
वो उसे गवर्नमेंट बेचना, हम कहते हैं बेचना, बट वो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन होता है। वो गवर्नमेंट के हाथ में से प्राइवेट हाथों में जा रही है बस। यानी कि प्राइवेट जो है, जैसे कि मान लो किसका एग्जांपल दूं, एयर इंडिया। एयर इंडिया एयर इंडिया गवर्नमेंट के हाथों में जब तक रही तो अच्छी हालत नहीं थी, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट को लगा घाटे में जा रहे, प्राइवेट कर दो, बेच दिया। तो उसे बेचना कहते हैं, कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, बट वो होता है प्राइवेटाइजेशन। यानी कि हम गवर्नमेंट के हाथों में से प्राइवेट हाथों में उसे दे रहे हैं, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो उसे चलाएंगे। जैसे कि टाटा का था एयर इंडिया, पहले लिया था गवर्नमेंट ने, फिर उन्हें वापस दे दिया कि अब तुम चलाओ अपने हिसाब से। तो इसे कहते हैं क्या, प्राइवेटाइजेशन। और फिर आता है दूसरा जी, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अदर कंट्रीज से कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आएगा हम मना नहीं करेंगे, यानी हम ड्यूटी उस पर कम लगाएंगे, टैक्स कम लगाएंगे। जैसे कि चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उस पर ड्यूटी कम लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, है ना, सस्ते में उसे अंदर आने देंगे। तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट भी। तो आज आप सिर्फ खादी पहन रहे हो, नहीं, इवन हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो प्योरली इंडियन नहीं है, कुछ हम चाइना का ले रहे हैं, मोबाइल हम कहीं और का, जापान का या चाइना का यूज कर रहे हैं, है ना। तो कुछ भी हमारी कंपनी नहीं है, भले ही वो यहाँ बनती है लेकिन वो हमारी नहीं है, ओनर उसका कोई और है। तो ये चीज होती है क्या, ग्लोबलाइजेशन, जब हम दूसरी कंट्रीज को भी अलाउ करते हैं आपस में कल्चरली या वैसे ट्रेड के तौर पर मिक्स करने में। तो ये याद रखना कि सोशलिस्ट कैरेक्टर जो है ये हमारा डाइल्यूट हो गया था, और भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बस ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट जो आता है वो है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी याद रखना, ये भी 42वें संशोधन के थ्रू ही जोड़ा गया था 1976 में, और इसके तहत था सभी धर्म समान है। यानी हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को, कोई किसी को मना करता है ईद मनाने के लिए, नहीं करता, है ना, कोई दिवाली मनाने के लिए किसी को मना करता, नहीं करता। यानी कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को समान जो है वो अधिकार प्राप्त है, और धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई है। ऑन दी अदर हैंड आप तुर्की में देखें या फ्रांस वगैरह में देखें तो यहाँ पर लॉ ऐसे है, आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि ये पर्सन मुस्लिम है या ये पर्सन हिंदू है। क्यों, वहां पे उन्होंने जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनके, उन्होंने मना किया हुआ है कि पब्लिक में आप अपना रिलीजन नहीं दिखा सकते। इवन आप अबाया या हिजाब कुछ भी वहां पे अटायर आप नहीं पहन सकते हैं जो आपको डिस्टिंक्ट दिखाए, जो आपको बाकी लोगों से अलग दिखाए। तो वहां पे सब सेम लगते हैं, ठीक है। तो ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ मना नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक वर्ड। ये इसका मतलब है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में है। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि भारत का जो प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति, वो हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत मतलब कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रहा। वो कैसा है, वो निर्वाचन के द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि उसके चुनाव होते हैं तब वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना रिपब्लिक हमारे यहाँ पे इसका मतलब क्या है। फिर आती है जस्टिस, दी गई है कौन कौन सी, सोशल। सोशल का मतलब है सामाजिक, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार होगा। यानी कि कोई शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है या अदर बैकवर्ड क्लास से है, कोई भी है, उन सोशली सबको समान जो व्यवहार है उनके साथ होगा, उन्हें समान जो है राइट्स या समान अधिकार मिले हुए हैं। इकोनॉमिक का मतलब है कि समान अवसर। जैसे कि अभी कोई भी एग्जाम में आप अपेयर होते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाता ना कि भाई तुम इस डैश रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम इसमें नहीं आ सकते, तुम इस वैकेंसी का पार्ट नहीं बन सकते, या तुम इस जॉब पे नहीं आ सकते। कभी हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पे जॉब का कुछ नहीं है सिस्टम, है ना, कभी नहीं होता। भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अच्छी वो लेकर आओ रैंक और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्राइवेट में भी आप जाओगे नहीं पूछते, स्कूल में आपसे नहीं पूछते कि रिलीजन क्या है ना। बस हाँ, कुछ कुछ हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कुछ मदरसाज हैं तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे जो मुस्लिम रिलीजन से है, या कुछ मठ बने हुए हैं तो वहाँ पर जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वही जा सकते हैं। तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन होते हैं छोटे जो धार्मिक पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाएंगे तो आपको कहीं भी मनाही नहीं है, कहीं भी।
किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको कभी भी इकोनॉमिकली कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि आप यहाँ के लिए बिलोंग नहीं करते क्योंकि आप किसी अदर रिलीजन से अलग चीज से बिलोंग करते हो। तो इकोनॉमिक राइट प्राप्त है, समान अवसर आपको मिलेंगे, और पॉलिटिकल का मतलब है कि समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, यानी कि आपको वोट देने का अधिकार है। कल को आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। तो ये आता है पॉलिटिकल कैटेगरी में। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आना चाहे तो राष्ट्रपति भी आप बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी इंस्टीट्यूशन है, यानी कि पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जुडिशियरी है या संसद है, सब में आपको जाने के लिए अनुमति है कि आप मंत्री बन के जाना चाहें या इलेक्शन के थ्रू जाना चाहें तो आप जा सकते हैं वहां पर। फिर आता है, और इसको भी याद रखना कि ये जो तीनों तत्व हैं न्याय के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये रूसी क्रांति 1917 के तहत जो है जोड़े गए थे। तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस संविधान से लिया गया है। तो ये रूसी क्रांति से लिया गया था, है ना। हमारे संविधान में जब रूसी क्रांति 1917 में हुई थी तब ये शब्द हमने वहां से लिए हैं। तो उसके बाद आते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समता, और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ये तीनों शब्द जो है हमने लिए हैं 1789 से 1799 में हुई फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति के थ्रू। फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी उन्होंने वहां पर शो की थी, और सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ है वो यहीं पर हुआ था, फ्रांस की क्रांति। इसी के बाद हमारे यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ। फिर आप देखें, पहला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल इसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब बैरूबारी यूनियन जो हुई थी, इसमें केस था ये बैरूबारी यूनियन का, मैं बता देती हूँ। बैरूबारी यूनियन जो है बांग्लादेश को, हमारे यहाँ से कुछ जो एनक्लेव थी वो बांग्लादेश को देनी थी, और कुछ एनक्लेव जो है बांग्लादेश से इंडिया को आनी थी। ठीक है, एनक्लेव का मतलब है जैसे कि कुछ स्टेट हो गया, कुछ जगह होगी, कुछ गांव हो गए, ऐसे कुछ करना था ऐसे। तो कोर्ट में केस डाला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो नहीं दे सकती बांग्लादेश को हमारी एनक्लेव, क्योंकि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम सोरेन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक, मतलब इस तरह से इन्होंने बात की थी कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है हम नहीं कर सकते जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा। तो बैरूबारी यूनियन में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात थी ये, बैरूबारी यूनियन में संविधान का भाग नहीं है ये कहा था। लेकिन फिर केशव नंदा भारती केस, इसको बिल्कुल याद रखना, इसमें कहा था 1973 में मूल ढांचे की बात की थी। मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो केशवानंदा भारती केस में आई थी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, और इवन बाय एन अमेंडमेंट भी आप इसको वो नहीं कर सकते, यानी कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी कि कल को गवर्नमेंट कहे कि हम डेमोक्रेटिक नहीं रहे, हम ये वाला वर्ड अमेंडमेंट करके हटा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये किसका, प्रियम्बल का मूल तत्व है, और इसको वो बेसिक स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो प्रियम्बल है ये संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो केशव नंदा भारती केस के वास्ते ही इन्होंने कहा है कि इसका आंतरिक हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। और इसमें अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 368 संविधान के अनुच्छेद के तहत इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी कि अमेंडमेंट चाहे कैसा भी करो, लेकिन ये जो तत्व है ये इसमें से हटाए नहीं जा सकते किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू। तो अभी तक सिर्फ प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुई है, दैट इज इन 1976। उसके बाद से प्रियम्बल अमेंड नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे हो सके ना हो सके वो देख लेना, लेकिन जुडिशियरी जो है बैठी है ये देखने के लिए कि अमेंडमेंट होता है तो वैध भी है या अवैध है ना। तो क्वेश्चन आपके दो ही आ सकते हैं इसमें। एक तो ये याद रखना कि मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कब दी थी, 1973, केशव नंदा भारती केस बिल्कुल रट लेना। और बैरूबारी यूनियन 1960 में इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बस ये दो केस है जो आपको जानने हैं। ठीक है,
तो कल करेंगे, वैसे भी ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया।